आज महाराणा प्रताप बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन यह प्रसिद्धि शुरू कब हुई होगी? क्या उनके बचपन से? नहीं, वे प्रसिद्ध हुए अकबर के सामने न झुकने के कारण, हल्दी घाटी और देवेर जैसे युद्धों में अपने अद्भुत पराक्रम के कारण। और इसके बाद दूर दूर के लोग भी उनके बारे में जानने को उत्सुक हुए होंगे। इसके बाद लोगों ने उनके ऊपर कथाएं व कविताएं लिखी होंगी, जिनमें अधिकतर तो उनके जीवन काल के बाद लिखी गई होंगी। जैसे आज सीरियल मनोरंजन का साधन है, तब कथाएं व कविताएं थीं। उनको भी अपनी रचना का अधिकतम प्रचार प्रसार चाहिए। इसके लिए उन्हें भी रोचकता और रोमांचकता बढ़ाने के लिए कुछ मनगढ़ंत प्रसंग डालने पड़ेंगे, वैसे ही जैसे आज के सीरियल वाले करते हैं। नतीजतन हमें उनमें भी कई ऐसे प्रसंग मिल जाते हैं जो अविश्वसनीय हो। न केवल कथाकार और कवि, बल्कि आम जनमानस भी समय के साथ अपनी बातचीत, किस्से, कहानी व गपशप में कुछ अद्भुत प्रसंग गढ़ देता है। और इन सब के कारण उस महापुरुष से जुड़े कई असत्य किस्से सत्य की तरह आगे चलकर पेश किए जाते हैं, और कई लोग उसे अतीत की वास्तविकता भी समझ लेते हैं, जिन्हें इतिहास का अधिक सटीकता से ज्ञान नहीं होता। जैसे कई लोग मानते हैं कि महाराणा प्रताप इतने बदहाली में चले गए थे कि उनको घास की रोटियां खानी पड़ी थीं। कई मानते हैं कि उनका भाला 80 किलो का था, जबकि यह सब इतिहास की वास्तविकता नहीं है, बस रोचकता बढ़ाने के लिए गढ़े गए मनगढ़ंत किस्से भर हैं। उनका भाला आज भी मौजूद है। आप उदयपुर सिटी पैलेस में उसे देख सकते हैं। भाले, कवच, हथियार आदि का कुल वजन लगभग 35 किलोग्राम के लगभग है, और होना भी चाहिए। भारी भाले इस्तेमाल करना कोई शान की बात नहीं है, बल्कि भारी भाला तो यह दिखाता है कि उन पर हल्के और मजबूत हथियार बनाने की तकनीक का भारी अभाव था। देखिए, एक बार को गदा जैसे जो हथियार हैं वो भारी हों तो समझ में आता है, लेकिन इतना भारी भाला क्या मतलब है उसका? ध्यान रखिए कि राणा प्रताप वेट लिफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नहीं हुए। अपनी अडिगता, आत्मसम्मान, वीरता और पराक्रम के लिए हुए थे। महाराणा प्रताप आज से 500 साल पहले हुए। जब उनके इतिहास में इतना जोड़ घटाव हो गया, तो सोचिए हजारों साल पहले हुए राम के साथ कितना हुआ होगा। महाराणा प्रताप को तो महापुरुष माना जाता है, तब भी उनके व्यक्तित्व को और अलौकिक दिखाने के लिए यह सब गढ़ा गया। तो सोचिए श्री राम को तो ईश्वर माना गया, तो कितना गढ़ा गया होगा। धीरे धीरे मिलावट लिमिट क्रॉस कर जाती है। ऐसी अनेकों मिलावटें हो जाती हैं जो बुद्धि की कसौटी पर एकदम झूठी साबित होती हैं, और इसका लाभ उठाते हैं वे लोग जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद करने के मिशन पर लगे हुए हैं। वे इन्हीं के आधार पर महाभारत और रामायण जैसे इतिहास को भी कल्पना घोषित कर देते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे महाराणा प्रताप के इतिहास में समय के साथ यह किस्सा जुड़ गया कि उनका भाला 80 किलो का था, ऐसे ही हनुमान जी के साथ भी यह किस्सा जोड़ दिया गया कि वे बचपन में सूर्य को निगल गए थे। अब जो भी थोड़ा विज्ञान पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो जानता है कि 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। तो कॉमन सेंस कहता है कि इतने बड़े सूर्य को जो निगल ले, वो मुंह कितना बड़ा होगा, और जिसका मुंह इतना बड़ा होगा वो खुद कितना बड़ा होगा। कम से कम पृथ्वी से करोड़ गुना बड़ा तो होगा ही। आगे किस्सा है कि इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, सूर्य आजाद हो गए और हनुमान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब कॉमन सेंस वाला व्यक्ति जो है वो सोचेगा ना कि पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ी चीज उस पर कैसे गिरेगी। जो ग्रेविटी के बारे में जानते हैं वो पूछेंगे कि पृथ्वी की ग्रेविटी उनको कैसे खींच लेगी। इतने बड़े आदमी को, जो पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ा हो, उसे पृथ्वी की ग्रेविटी खींचेगी या वो उल्टा पृथ्वी को खींच लेगा? कोई कहेगा कि बेहोश होकर वे फिर से छोटे हो गए थे, तो फिर सवाल उठेगा कि तब भी तो वे होंगे तो सूर्य के पास, क्योंकि उन्होंने निगला तो सूर्य था। ऐसे में उनको सूर्य की ग्रेविटी खींचती या करोड़ों किलोमीटर दूर से पृथ्वी खींच लेती? ऐसे अनेकों लॉजिकल सवाल उठेंगे और उनके कोई तार्किक जवाब तो नहीं हो सकते। तो मूल बात यह है कि ऐसी कथाएं धर्म या इतिहास का कोई फायदा नहीं करती, अपितु अक्सर नुकसान ही करती हैं। हर समझदार व्यक्ति ऐसी बातों पर संशय करता है और इन्हें झूठ मानता है, और फिर यहाँ कुछ ओवर स्मार्ट लोग इसी आधार पर हनुमान, राम, कृष्ण आदि के वजूद को ही झूठ घोषित कर देते हैं।
ऐसे लोग कहते हैं कि रामकृष्ण तो काल्पनिक पात्र हैं, जैसे आज की कॉमिक्स में आयरन मैन और सुपरमैन है, वैसे ही ये अतीत की कॉमिक्स का हिस्सा भर रहे हैं, इसलिए इनमें मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन ऐसे लोगों से पूछा जाए कि क्या यह साबित कर देने से कि 80 किलो के भाले वाला किस्सा काल्पनिक है, क्या यह भी साबित हो जाएगा कि राणा प्रताप और उनका शौर्य काल्पनिक है? महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बड़ाई में रचनाकारों ने अतिशयोक्ति अलंकार में लिख दिया कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब कोई कहे कि ऐसा तो असंभव है कि पुतली फिरने की देरी में कोई घोड़ा मुड़ जाए, इसलिए यह सिद्ध होता है कि चेतक एक काल्पनिक घोड़ा था, कॉमिक्स के पात्र की तरह था। ऐसे ही महात्मा बुद्ध से जुड़े अनेकों काल्पनिक किस्से बाद में गढ़ दिए गए और उनको काल्पनिक साबित करने से क्या बुद्ध भी अशोक द्वारा रची किसी कॉमिक्स के पात्र मान लिए जाने चाहिए? क्या अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर फिल्म में आए अनेकों काल्पनिक किस्सों को काल्पनिक साबित कर देने से कल को लोग अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को भी काल्पनिक घोषित कर लें? नहीं, इन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही रामायण और महाभारत के पात्रों के साथ भी नहीं होना चाहिए। यकीनन हमें बुद्धि व तर्क के द्वारा उन प्रसंगों को नकार देना चाहिए जो पूर्णतः काल्पनिक लगते हों, मिलावटी लगते हों, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम रामकृष्ण जैसे महापुरुषों को, उनके पराक्रम को और उनकी ऐतिहासिकता को भी नकार दें। रामकृष्ण को कॉमिक्स का पात्र बताने वाले ओवर स्मार्ट लोगों से एक बात और पूछिए, कॉमिक्स के ऐसे कौन से पात्र हैं जिन्हें लोग अपना पूर्वज कहते हैं? आज कुशवाहा, गुर्जर, यादव आदि अनेकों ऐसी जातियां हैं जो खुद को राम, लक्ष्मण, कृष्ण आदि का वंशज कहते हैं। वंशावलियां हैं लोगों के पास, लेकिन आज कौन है जो कहते हैं कि हम सब बैटमैन या सुपरमैन के वंशज हैं? कोई ऐसा जनसमूह हो तो अवश्य बताया जाए, हमारा ज्ञान भी बढ़े उस बारे में। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।